लेट्स रिकैप्चुलेट बायोलॉजी। अभी का जो टॉपिक है वो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स है। ये जो टॉपिक है ये सब टॉपिक है हेरिडिटी का। चैप्टर का नेम भी हेरिडिटी है, टॉपिक भी हेरिडिटी है। उसका एक सब टॉपिक है हाउ डू दिस ट्रेट एक्सप्रेस्ड। जी ये वाला टॉपिक है। ऑलरेडी जो तीन वीडियोस आ चुके हैं इस चैप्टर के, उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, हेरिडिटी का, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड मेंटल कंट्रीब्यूशन कवर कर दिया है। जो इसके मेंडल के 2-3 लॉज हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। एज वेल एज जो हेरिडिटी का जो इंट्रोडक्शन दिया है इनहेरिटेड ट्रेट के फॉर्म में या वेरिएशन को दिया है, यहाँ पर भी मेंशन किया है कि जो इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं या जो ट्रेट्स इनहेरिटेंस होता है जिसका, वो भी जीन्स के फॉर्म में होता है। तो हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्रोमोसोम्स है, क्या जीन है और क्या डीएनए है। जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ये इसमें कंसेप्ट बेस्ड है और क्लास 10th में ये पहले पढ़ाया नहीं गया है किसी और भी क्लासेस में जो लोअर क्लासेस है। इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो 11th-12th में आता है, बायोलॉजी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और जितने भी हॉट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो इसमें से बहुत अब पूछे जाते हैं। तो कंटेंट यहाँ का जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी का कंटेंट है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट फॉर्म में, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मेंडल्स लॉज एंड उनके जो क्रॉसेस थे उससे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेड्स करेक्टर्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वेरिएशन में हमने पढ़ा था कि करेक्टर क्या हो जाएगा, सपोज करेक्टर ऑफ आई कलर हो जाएगा और कलर ऑफ द हेयर हो जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं और वो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो हेरिडिटरी क्या होती है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी, इट इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसको यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारी बॉडी जो है, जो भी एक रफ स्केच यहाँ पे हम बना के देखते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या बना है, सेल्स का बना हुआ है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो अगर हम प्लांट सेल को स्टडी करें, एनिमल सेल को भी हम कर सकते हैं, प्लांट को भी करें, तो इसका जो सेंटर पोजीशन होती है वो यहाँ पर वो न्यूक्लियस की होती है। और न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्योंकि ह्यूमंस को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ऐसे भी अगर हम प्लांट्स को भी अगर मेंशन करते हैं तो उसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम्स को नॉर्मली आप ऐसे ड्रॉ करते हो, 2 इसकी आर्म्स होती है और ये सेंट्रोमियर होता है। इसको हम डबल करके भी ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का बना हुआ है, राइट। तो ये किस चीज का बना है, प्रोटीन्स और डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें एक्सप्लेनेशन है कि जितनी भी डीएनए की क्वालिटीज है, डीएनए कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और डीएनए इज द पार्ट जिससे कि क्रोमोसोम बना हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि हाफ द क्रोमोसोम चाइल्ड हैज गॉट फ्रॉम द फादर, हाफ ऑफ द मदर। हम कहते हैं कि बच्चा जब जो गैमीट्स होते हैं उसमें से आधे क्रोमोसोम फादर के आते हैं और आधे क्रोमोसोम मदर के आते हैं, और जाइगोट के बाद ये नया ऑर्गेनिज्म जो होता है, सपोज द ह्यूमन बीइंग, ये फॉर्म होता है। तो क्रोमोसोम हम वर्ड यूज करते हैं। अब क्रोमोसोम अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम है और ये जो है ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, राइट। तो यहाँ से इसको फिर से देखते हैं, इस डायग्राम में क्या शो किया गया है कि ह्यूमन बीइंग द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल
और सेल का ये जो बेसिक ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स किस चीज के बने हुए हैं, क्रोमोसोम्स बने हुए हैं डीएनए, ये डीएनए शो किया हुआ है, ठीक है। और क्या पे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन का यहाँ पे है, तो ये इतना डिटेल तो 10th क्लास में नहीं है कि प्रोटीन भी बना हुआ है। यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो डीएनए यूज हुआ है, क्रोमोसोम यूज हुआ है, तीसरा वर्ड ये हो रहा है जीन यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखो तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बना होता है, मतलब क्रोमोसोम्स है डीएनए प्रोटीन फॉर्म से क्रोमोसोम। अब इसका क्रोमोसोम का जो डीएनए है, डीएनए का एक पोर्शन जो है उसके लिए जीन लिखा हुआ है, और यही लास्ट हमने पढ़ा था कि थ्रू द जेनेटिक, यहाँ पर भी है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक क्वालिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जितने भी ट्रेट्स या करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर में जैसे आई, ईयर, हेयर, जिसका भी करेक्टर है वो जीन्स के थ्रू पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर होता है। लेकिन एक सेंटेंस यहाँ पर और है कि डीएनए इज अ इंफॉर्मेटिव सोर्स एंड मेकिंग प्रोटीन्स इन ऑल द सेल्स, मेकिंग प्रोटीन्स इन ऑल द सेल्स, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये अगर डीएनए है, राइट, तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन्स पर आती है। आप कहोगे प्रोटीन्स कहाँ से आ गया, तो अगर एक चीज मैं यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करूं कि जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस का मतलब है आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, ठीक है। न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसका एग्जांपल ले, स्टार्च का लेते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च माल्टोज में चेंज होता है, माल्टोज अगर होता है तो वो ग्लूकोज में चेंज होता है। तो यहाँ पर एंजाइम्स वर्क करते हैं, सेलेवरी एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, माल्टेज, आपने लाइपेज पढ़ा था, प्रोटीएजेस पढ़ा था, ये सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे फिर से कहूँ कि जो एंजाइम्स है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ये प्रोटीनिशियस इन नेचर है, और हर आपको आपने ये पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन में कि कभी भी कोई भी एक जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल वो एंजाइम यहाँ पर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को यहाँ पर स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो कैरी करता है, उसको प्रमोट करता है। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पे लेके चले तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए की है वो जब प्रोटीन पे आती है तो जो प्रोटीन्स है वही हमारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। आपने हार्मोन्स का भी फंक्शन पढ़ा है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स भी पढ़े हुए उसमें। तो उसमें आपने देखा था कि जितने भी हार्मोन्स है बॉडी के, एक तो नाम ले लेते हैं हार्मोन्स का, आप हार्मोन्स में इंसुलिन ले लीजिए, और थायरॉक्सिन ले लीजिए, एड्रिनालिन ले लीजिए, ये हार्मोन्स हमारे 10th की बुक में मेंशन है। वैसे तो बहुत हार्मोन्स होते हैं, तो कुछ हार्मोन्स स्टेरॉइड भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रोटीन भी होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो भी डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन पर आ जाती है, और जो प्रोटीन जो है वो दे आर एक्टिंग एज अ एंजाइम, एज अ हार्मोन। तो यही वाली जो प्रोसेस है ये ह्यूमन बींग्स में कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, बट ये जेनेटिक्स कहलाती है, स्टडी ऑफ जीन्स। तो अगर ट्रेड्स का इनहेरिटेंस पढ़े, इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। तो थर्ड सेंटेंस में क्या दिया, एक सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज नोन एज जीन। अब एक जो एंजाइम होता है, एंजाइम को एग्जांपल, प्रोटीन के लिए मैं एंजाइम को एग्जांपल लेके कह रही हूँ, तो एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक जैसे होता है, तो अगर स्टमक के ले लेते हैं, स्टमक में पेप्सिन होता है, राइट। तो पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजन विल चेंज इनटू द पेप्सिन, और किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है। उसके बाद से जो और एंजाइम्स है प्रोटीन के वो एक्ट करते हैं यहाँ पर। ऐसे ही लाइपेज हो गया। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपने पढ़ा था इसलिए एग्जाम्पल लिया है कि एक एंजाइम है पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करेगा, वो कभी भी फैट पे एक्ट नहीं करेगा, वो कभी कार्ब्स पे एक्ट नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिसिटी कहलाती है। तो एक जो प्रोटीन है
जो इंफॉर्मेशन आती है, जो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, ये जीन कहलाता है। कि हमारे ज्यादातर जो करेक्टर्स हैं वो एक एक जीन गवर्न करते हैं। करेक्टर को फिर से बोल देते हैं हेयर का जो टेक्सचर कलर है, जो हमने वेरिएशन में पढ़ा था कि वो ब्राउन है या ब्लैक है या फिर ब्लॉन्ड कलर है, तो वो सारे के सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। आई का कलर है, ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ये कौन कवर कर रहा है? जीन कवर कर रहा है। तो हर जो जीन है वो क्या है, वो एक्चुअली उसकी में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन्स पर आ जाती है, और प्रोटीन्स भी सारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसको और आपने एक और भी पढ़ा था कि हमारा एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ को ट्रिगर करता है, और इसका नाम था ऑक्सिन। ऑक्सिन था ना, जो कि प्लांट हार्मोन था जो ग्रोथ को ट्रिगर करता था, ग्रोथ को कंट्रोल करता था। अब जो ये ऑक्सिन हार्मोन है, इसका सपोज नेचर क्या है? प्रोटीन है। इसका नेचर क्या है? प्रोटीन है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन पर आई है, और प्रोटीन हमें एक हार्मोन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे ही प्लांट हार्मोन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे हमने ऑक्सिन जो है। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर है जैसे प्लांट हाइट कैन बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर प्लांट में ज्यादा हार्मोन है तो प्लांट टॉल होगा, और प्लांट में कम हार्मोन है तो प्लांट टॉल नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली मेन फंक्शन यहाँ पर आता है, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक पिक्चर डाला हुआ है। इसमें अब अगर देखो आप, तो एंजाइम की एक्टिविटी दिखाया है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि जो आपका स्टार्च है, फिर से न्यूट्रिशन पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो स्टार्च है, स्टार्च जो बक्कल कैविटी में माल्टोज में चेंज होता है, ठीक है। और किस एंजाइम से होता है? वो किस होता है? सेलेब्री एमाइलेज से, ठीक है। अब जो थोड़ा सा हो जाता है, बाकी स्टार्च उसी फॉर्म में रहता है। 30% स्टार्च यहाँ पे चेंज हो जाता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। तो ये जो चेंज हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पर क्या था? सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट क्या था? यहाँ पे स्टार्च था। एंजाइम कौन सा था? सेलेब्री एमाइलेज था। उसने क्या प्रोडक्ट बनाया? माल्टोज बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है। एंजाइम हमेशा इस तरह से वर्क करता है। अब ये एक चीज तो यहाँ हो गई, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एंजाइम वर्ड भी देखना है। तो अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, कि कितना हार्मोन बॉडी में है प्लांट की। तो ये एक पिक्चर है हार्मोन्स की, कि इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड एंड सो बहुत सारे हार्मोन्स प्लांट में होते हैं। तो एंजाइम जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया ना एंजाइम? अब मैंने फिर से बोला था कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, राइट। डीएनए, आप डीएनए को मान के चलो, और डीएनए की इंफॉर्मेशन किस पर आई? प्रोटीन की। और प्रोटीन किस तरह से एक्ट कर रहे हैं? एंजाइम पे। अब एंजाइम का एग्जांपल आई हैव गिवन यू कि कैसे एंजाइम वर्क करता है। कोई भी एंजाइम आप ले लो, बाइल जूस उस पर एक्ट करता है, उसमें तो एंजाइम नहीं है, उस पर फिर लाइपेज एक्ट करता है फैट के लिए। अब अगर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करता है तो हार्मोन ज्यादा बनेगा, राइट। अमाउंट ऑफ एंजाइम डिपेंड करता है। अगर सबस्ट्रेट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसमें होता है कि अगर जितना एंजाइम अवेलेबल है, और एंजाइम कैसे बन रहा है? जो प्रोटीन बन रहा है। तो एंजाइम अगर अवेलेबल है, एंजाइम जो होता है वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसमें उसको करवा कर फिर वो वहां से अलग हो जाता है। मतलब एंजाइम यहाँ से अलग हो जाता है और प्रोडक्ट यहाँ से अलग हो जाता है। तो एंजाइम मतलब किसी को रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है, एंड देन इट इज मतलब फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो किसी प्लांट में अगर ज्यादा हार्मोन है तो इसका मतलब है एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, और प्लांट जो होगा वो टॉल होगा। लेकिन उसी पे दूसरे प्लांट में इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हमने पी में पढ़ा था कि वो शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर जीन में जो जीन में था, जीन का क्या मतलब था? जीन को हमने कैसे पढ़ा था? जीन को कि ये वाला क्या था? डीएनए था। दिस वाज अ डीएनए। इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वाज अ डीएनए, और डीएनए का ये जो पोर्शन था इसमें क्या लिखा था? इट वाज अ जीन। तो अगर जीन के फॉर्मेशन में कोई ऑल्ट्रेशन हो जाता है, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है,
तो एंजाइम जो बनता है वो लेस इफेक्टिव होता है, जो एंजाइम जो बनता है वो लेस इफेक्टिव होता है, ये कम इफेक्टिव होता है, तो हार्मोन भी कम बनता है और प्लांट शॉर्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीन जो होता है वो कोई भी करेक्टर, अब अगर करेक्टरिस्टिक, अगर मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है पी प्लांट को, तो पी प्लांट के और करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे? पी प्लांट में एक टॉल एंड शॉर्ट था, दूसरा सीड्स की शेप थी, राइट? एक सीड राउंड था, एक कंस्ट्रिक्टेड था, एक सीड ग्रीन था, एक येलो था, एक पॉड की शेप थी, स्मूथ था, कंस्ट्रिक्टेड था। सो इस तरह से जो जितने भी ये सब क्या है, ट्रेट्स या करेक्टर्स है, मतलब फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी थी, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल थी, ये सारे के सारे ट्रेट्स है। तो ये हर ट्रेट को जीन कंट्रोल करता है, ये हर ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। ये पिक्चर इसलिए लिया है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो इसका है उसमें इन्होंने जो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो ये जो पढ़े थे इस चैप्टर का, इस टॉपिक से पहले आया हुआ था ये सारे, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये अब ऑलरेडी मेरा एक वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा उसी में से मैंने यहाँ से पिक्चर्स उठाई हुई है। आप देखो ये वाला जो था ये आपके एनसीईआरटी का भी है कि टॉल और शॉर्ट में क्रॉस हुआ, ये मेंडल का लॉ क्या कहता था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे शो करता है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी शो करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं पहली जनरेशन में टॉल होंगे, तो दूसरी जनरेशन के टॉल और टॉल को जब हमने क्रॉस करवाया तो उसमें शॉर्ट भी आ गया, तो उसमें क्या आ गया? शॉर्ट भी आ गया। समझ आया? तो ये वाली चीज यहाँ पर भी थी कि जब यहाँ पे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक डोमिनेटिंग था, एक करेक्टर था, हाफ और हाफ क्रोमोसोम गैमीट में आए, और जब फ्यूजन हुआ फर्स्ट फिलियल जनरेशन का, तो फिर से उसने क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर कर लिया। अब जब रेस्टोर कर लिया तो जब यहाँ पे गैमीट बने, क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट्स कभी भी दे आर नेवर लॉस्ट, कभी भी खत्म नहीं होते बॉडी से, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ था कि पहली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे क्योंकि ये डोमिनेटिंग करेक्टर था, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन कभी भी करेक्टर्स लॉस्ट तो होते नहीं, इनहेरिटेड होते हैं सब, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स क्या थे? टॉल एंड शॉर्ट थे, चाहे सारे के सारे, बट वो करेक्टर जो था यहाँ पे प्रेजेंट था, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में शॉर्ट प्लांट आ गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो क्रोमोसोम का पार्ट है, जैसे जिसे जीन 1 जीन 2, तो ये वाले जो जीन्स है, जीन जो, क्योंकि क्रोमोसोम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका एक्सप्लेनेशन होता है, डीएनए का भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये वाला जो पार्ट है हम इसको जीन का लेके देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन था मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स का, ये कौन सा मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स जो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि पहले तो जो मेल प्लांट था, ये सपोज मेल था, तो इसका यहाँ पर आया पहली जनरेशन में, पर जो सेकंड जनरेशन मिली वो ये फीमेल प्लांट जो था उसका भी आ गया। देखो ये मेल भी हो सकता है फीमेल, ये फीमेल भी हो सकता है ये मेल, ये ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो ये वाला जो था, ये कोई भी जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर आएगा, मतलब कभी भी जो इनहेरिटेड जो ट्रेट्स होते हैं जेनेटिकल, वो कभी भी लॉस्ट नहीं होते, वेरिएशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर बोथ द पेरेंट्स अगर डिटरमाइन करते हैं कोई भी, तो एक कॉपी जो जीन की होती है वो सिंगल पेरेंट, आप यहाँ पर देखो कि जो पेरेंट थे, अगर इसको मेल और फीमेल लें, अगर इस पेरेंट को यहाँ पर एक पेरेंट को हमने लिया, मेल लिया, ये वाला पेरेंट मेल था और ये पेरेंट फीमेल था, तो इसका यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन था और इसके ये कंट्रीब्यूशन थे जीन का, राइट? ये एक करेक्टरिस्टिक था, इसको मेंडल ने हमेशा वन करेक्टरिस्टिक को लेकर डिस्प्ले एक्सप्लेन किया था। उन्होंने पूरे प्लांट को लेकर एक्सप्लेन नहीं किया, तो उन्होंने एक एक करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए यहाँ पर एक एक करेक्टरिस्टिक के लिए जीन को शो किया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों पेरेंट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि each pea plant have two set of genes, one inherited from each parent। मतलब जितने भी प्लांट यहाँ पे बन रहे हैं, सपोज यहाँ पे बने
400 प्लांट बने, 400 के 400 प्लांट, जबकि सपोज 300 टॉल प्लांट है, 100 शॉर्ट प्लांट है, या 98 शॉर्ट प्लांट है, 302 यहाँ पे टॉल प्लांट है, वट एवर द फिगर इज, इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन दोनों में, पेरेंट में मेल और फीमेल का बराबर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये वाला इसका ये पॉइंट हो गया। सो ये मैकेनिज्म जो अगर वर्क कर जाए तो ईच जर्म सेल, जर्म सेल का क्या मतलब हुआ, अगर ह्यूमन बींग हुआ तो जर्म सेल हुआ स्पर्म एंड ओवा, अगर प्लांट हुआ तो जर्म सेल क्या हुआ, pollen grain and ova, they have one only one gene set। और क्योंकि उसमें से आधा कंट्रीब्यूशन किसका है, आधा कंट्रीब्यूशन एक पेरेंट का है और दूसरा कंट्रीब्यूशन दूसरे पेरेंट का है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जो एक्सप्लेनेशन आया, ये मैंडल का जो एक्सप्लेनेशन था कि ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मैंडल ने जब वर्क किया था उस टाइम पे जीन या क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैंडल के डेथ के बाद 1900 के बाद उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो उनके ये जितने भी लॉज हैं, उन्होंने तो ये एक्सप्लेनेशन दिया था अपने लॉज के फॉर्म में, उसके बाद उसको एक्सप्रेस किया गया कि जितना भी ये एक्सप्रेशन है ये जीन और कंट्रोल डीएनए इसको कंट्रोल करता है। सेम इनका जो सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन था, इसमें सेकंड एक्सप्लेनेशन में क्या देखा था, इसमें देखा था कि दो करेक्टर लिए थे, आपको याद होगा, सपोज टॉल प्लांट एंड राउंड सीड लिया था, ठीक है, और इसके साथ क्या था, शॉर्ट प्लांट प्लस राउंड का रिंकल्ड सीड लिया था, ठीक। तो इसमें क्या आया था कि ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर थे, ये तो टॉल और राउंड आ गया, और ये क्या आ जाएगा, रिंकल, ये इन्होंने कलर का लिया हुआ है, सपोज येलो एंड राउंड का आ जाएगा, ये ग्रीन एंड रिंकल्ड का आ जाएगा। अब कोई भी दो करेक्टरिस्टिक ले लो, मैंने यहाँ पे दो करेक्टरिस्टिक लिए, इसका क्या मतलब है कि हमें 9 की रेशियो में तो ये पेरेंट जितने भी इसका मिलेगा, रेशियो मिलेगा, वो टॉल और राउंड का मिलेगा। 1 के रेशियो में हमें शॉर्ट और रिंकल्ड का मिलेगा। लेकिन दो हमें और रेशियो मिले थे 3:3 के, जिसमें टॉल के साथ क्या आ गया था, रिंकल्ड, और शॉर्ट के साथ क्या आ गया था, राउंड। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है कि जितने भी जीन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, अगर लिंक्ड होते तो ये अलग अलग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, इसमें यही एक्सप्लेनेशन था कि ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या मतलब था कि जीन ने अपने आप को एक दूसरे से असॉर्ट किया, अलग किया, राइट। तो जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज, कैसे बनाते हैं एक सिंगल सेट ऑफ जीन 2 कॉपीज से, अगर ऑफस्प्रिंग इनहेरिट होते हैं तो सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट will not work। एक जो सिंगल जीन सेट वहां पे वर्क नहीं करेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स वुड देन बी लिंक्ड टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। इसका क्या मतलब है, अगर एक जीन के ही सारे काम हो जाते, मतलब एक ही जीन सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, अगर ह्यूमन में ले तो करेक्टर ऑफ आई को कंट्रोल कर रहा है, करेक्टर ऑफ हेयर को कंट्रोल कर रहा है, करेक्टर ऑफ हाइट को कंट्रोल कर रहा है, करेक्टर ऑफ वेट को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे हाइट को प्लांट अगर ले ले या फिर कलर ऑफ द पॉड ले ले, तो ये जितने भी आपके करेक्टरिस्टिक्स है इसको अलग अलग जीन्स जो है ये कंट्रोल करते हैं। और फिर से एक बार आपको रिकैपिचुलेट करा देते हैं कि जीन्स क्या थे, हमने क्या बताया था कि ये जो आपका क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम क्या था, दे आर मेड अप ऑफ द डीएनए, और डीएनए का सेगमेंट को, छोटा छोटा जो सेगमेंट है ये जीन कहलाते हैं। इसका मतलब कि डीएनए के ऊपर एक पूरा थ्रेड एक जीन की तरह काम नहीं करता, देयर आर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, दे आर एक्टिंग एज अ जीन, राइट। तो यहाँ पर क्या था कि इसका एक्सप्लेनेशन ये वाला था कि टॉल एंड राउंड के साथ शॉर्ट और रिंकल्ड के साथ, ये तो पहले से करेक्टरिस्टिक्स थे, जो नए करेक्टर बने थे, ये वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो उसका एक मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे लिया हुआ है, टॉल और रिंकल्ड भी आया यहाँ पर, और शॉर्ट एंड राउंड, ये नए करेक्टरिस्टिक्स बने थे। तो फिर से इसको देख लो, ये क्रोमोसोम्स है, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड, मतलब एक क्रोमोसोम, एक जो ये सॉरी ये जो डीएनए तो लंबा जो थ्रेड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा ट्रेड्स को कवर नहीं कर रहा, इसका जो छोटे छोटे पार्ट जो जीन्स है, सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस, राइट,
जो सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस है जिनको क्रोमोसोम्स में वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ईच वन फ्रॉम द मेल एंड ईच वन फ्रॉम द फीमेल। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, तो वो जो है वो हमेशा, जैसे फिर से यहाँ पे अगर आप ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब 46 क्रोमोसोम है। तो 46 का मतलब है 23 एक पेरेंट के हैं और 23 दूसरे पेरेंट के हैं, और तभी कोई ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनता है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि हर करेक्टर अलग अलग जो जीन है वो कंट्रोल करता है, सिर्फ एक जीन सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया मेंडल के दोनों लॉस का। तो एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड मे बी ईदर ऑफ द मैटरनल और द पैटर्नल। मतलब जो हर सेल, एवरी जर्म सेल विल टेक, ये मदर एंड फादर का जो एग सेल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23 पेयर, 23 पेयर। जब एग बना तो 23 क्रोमोसोम आए, स्पर्म बना तो 23 आए, जब जाइगोट बना तो फिर 46 क्रोमोसोम हो गए, 23 पेयर्स हो गए, एंड द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। ये वाला जो है ये सब में एप्लीकेबल है, इट्स नॉट ओनली इन ह्यूमन। सब एनिमल्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जितने प्लांट्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सब में ये जो है यही करेक्टर, इस तरह से पेरेंटल एंड मैटरनल एंड पैटर्नल यहाँ पे जीन्स आते हैं दोनों क्रोमोसोम्स के थ्रू, और यहाँ पे जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम कुछ मैटरनल साइड पे हमारे जो फीचर्स और हमारे जो ट्रेट्स होते हैं हम रिजेंबल करते हैं, कुछ अपने पापा के साइड पे करते हैं, कुछ मदर के साइड पे करते हैं, कुछ अपने नाना नानी के साइड पे करते हैं, कुछ दादा दादी के साइड पे करते हैं, एंड सो ऑन। सो व्हेन द टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रेस्टोर द नॉर्मल नंबर, और जो स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीशीज। दूसरी चीज है कि कभी भी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 23 एंड 23 करके यहाँ पर 46 क्रोमोसोम से ही नया नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। सपोज कोई एबनॉर्मेलिटी आती है कि यहाँ पे 23 और 22 बन गए, तो 45 में कभी भी अगर क्रोमोसोम किसी भी सेल में आ गए तो ये सेल में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में आती है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर हो जाते हैं। तो वो रेस्टोर करता है डीएनए में के थ्रू जितना भी क्रोमोसोम का नंबर है। प्रोजेनी का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स जिसको हम कहते हैं। तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी, अगर यहाँ पर प्रोजेनी का मतलब है अगर किसी वीट प्लांट का क्रोमोसोम नंबर 20 है, 20 है, तो 10 उसके पॉलन में होगा, 10 उसके ओवा में होगा। तो जब वीट प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जाइगोट बनेगा तो उसमें 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेस्टोर होगा। सो सच अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी मेंडल के, ये चैप्टर का नाम है हेरिडिटरी, और बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन वहां पर ही पढ़ा था। वेरिएशन क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ जीन्स, ये हमने एंड किया था। फिर उसके बाद पढ़ा था मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के थ्रू मेंडल के 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पर ही पढ़ा था। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, और यहाँ तक आते आते देन इट वाज एक्सप्लेन कि कैसे जीन कंट्रोल करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा जिस्ट है कि जो, ये वैसे आपके लिए है नहीं बट फिर भी एक एक्सप्लेनेशन के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा है, जितना भी क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ दिस डीएनए, और डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है थ्रू आरएनए एंड ऑल, ये किस पर आ जाती है, प्रोटीन्स के ऊपर आ जाती है। और प्रोटीन्स या तो हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। तो आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस है, आप देखो ना, आपके जो आपका ये है हाइट है आपकी, तो आपने पढ़ा था ना कि अगर हाइट का जो ग्रोथ हार्मोन है ज्यादा अगर सिक्रीट हो जाता है तो लंबे हो जाते हैं, नहीं कम होता है तो ड्वार्फ हो जाते हैं। जैंगिंटिज्म पढ़ा था, ड्वार्फिज्म पढ़ा था, और नॉर्मल में होता है तो हमारी नॉर्मल हाइट आती है। तो ये हार्मोन हो गया, राइट। ऐसे एंजाइम का वर्क हो गया, अगर एंजाइम कोई भी एब्सेंट है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में। तो अल्टीमेटली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सेल के न्यूक्लियस में है वो क्रोमोसोम्स के बाद डीएनए में, और डीएनए का छोटा पोर्शन क्या कहलाता है, जीन्स।
ठीक है। वो जीन्स क्या है, एक्चुअली वो प्रोटीन्स हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन जीन्स के वो एक एक प्रोटीन पर आ जाती है, जो सारे बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, जितने आपके ट्रेट्स हैं, जितना आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स है। So that's all in this video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.